हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को। बात करेंगे इस लेक्चर में कार्नेटिक वॉर्स के बारे में। 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ, तीन कार्नेटिक वॉर्स लड़े गए वेरियस इंडियन रूलर्स के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहां पर शामिल थी। अब हुआ क्या यहां पर, ऐसा हुआ, ये युद्ध ऐसे थे कि एक कोई इंडियन रूलर है, उसको या तो एक पर्टिकुलर टाइम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट कर रही है या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट कर रही है। तो कभी ब्रिटिशर्स इन रूलर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि ये रूलर अगर गद्दी पर बैठा है, या तो वो ब्रिटिश फोर्सेस का चमचा होगा या फ्रेंच फोर्सेस का चमचा होगा। तो यहां पर काफी ज्यादा आपको तिगड़म देखने को मिलेगा, बड़ा टर्बुलेंस देखने को मिलेगा पावर स्ट्रक्चर में इस जमाने में, 18वीं सेंचुरी में। देखते हैं पूरा माजरा, देखते हैं क्या है। ट्रेडिशनली ब्रिटेन और फ्रांस ना वैसे भी एक दूसरे की यूरोप में राइवल कंट्रीज थे, और जब ब्रिटेन को पता लगता है कि जहां पर हम हिंदुस्तान गए हैं ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भी यहां पर डेरा अपना जमाने का सोच रहे हैं, तो इनकी राइवलरी जो होती है यहां पर इंडिया में आमने सामने ना होकर ना, ये लोग रूलर्स के कंधे पे रख के बंदूक चलाते थे। सामने कम लड़ना, एक रूलर को बीच में मोहरा बनाकर उसको चेस की गोटी समझकर उससे दाव खेलना। यानी कि चेस के प्लेयर्स हैं ब्रिटेन और फ्रांस इस जमाने में, और चेस की गोटियां हैं इंडियन रूलर्स। इनकी जो राइवलरी है इंडिया में इस बात से चलती है कि कौन कंट्रोल करेगा व्यापार को, और सारी की सारी टेरिटरीज के ऊपर कब्जा कौन करेगा। बड़े सारे इस जमाने में आपको देखने को मिलेंगे सीरीज ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, स्पेशली दक्षिण भारत में, जिनको नाम दिया गया कार्नेटिक वॉर्स। और इसका जो जमाना पूरा का पूरा चलता है, इट रैन फ्रॉम 1746 टू 1763। और इन कार्नेटिक वॉर्स की मदद से दक्षिण भारत में भी समुद्रों में स्पेशली व्यापार करने में काफी ज्यादा सहूलियत मिली, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जब उनकी सुप्रीमेसी यहां पर स्टैब्लिश हो जाएगी, जब वो सबको हरा देंगे। लेकिन हराया कैसे, ये कितना आसान था, इसका प्रोसेस क्या था, इसको समझते हैं। कार्नाटिक वॉर सबसे पहले तो आप याद रखना कि तीन लड़े गए। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर 2 सालों के लिए चलता है, 1746 से 48। सेकेंड कार्नाटिक वॉर जो चलता है 5 सालों के लिए, 1749 से 1754। और थर्ड कार्नाटिक वॉर जो चलता है वो चलता है 7 सालों के लिए, 1756 से लेकर 63 तक। बात करते हैं फर्स्ट कार्नाटिक वॉर की, 2 सालों के लिए जो चला, 46 से 48। अब इस कार्नेटिक वॉर का सबसे पहले तो आप कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करो। ये जो कार्नेटिक वॉर है ना, इसकी जड़ इंडिया नहीं है। इंडिया में लड़ा जरूर जाएगा, ब्रिटिश फोर्सेस और फ्रेंच फोर्सेस आमने सामने, और इंडियन रूलर्स बीच में मोहरा, चेस की गोटी। लेकिन इसका जो रूट है यूरोप है। ऑस्ट्रिया, जो कि एक यूरोप की कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहा हूं दोस्तों, मैं ऑस्ट्रिया कह रहा हूं। ऑस्ट्रिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, यहां पर ना एक प्रक्रिया चल रही थी कि राजा की गद्दी पर आकर बैठेगा कौन। यूके के लोग चाह रहे थे, उधर के मोनार्क चाह रहे थे कि XYZ पर्सन आकर बैठे, क्योंकि वो उनका उनका फिर दोस्त बनकर रहेगा, ऑस्ट्रिया से उनके गहरे संबंध होंगे। और फ्रेंच कह रहा हूं मैं, फ्रांस जो थे, वहां के राजा जो चाह रहे थे, वो चाह रहे थे किसी ABC पर्सन को बनाना। यानी कि ऑस्ट्रिया कंट्री अलग, उनका खानदान अलग, वो अपने हिसाब से मतलब किसी को भी चुने, लेकिन इन दोनों कमीनों को मतलब क्या कहते हैं, हरामीपन दिखाना था। तो ये यहां पर कॉन्टिन्यूसली ऑस्ट्रियन एम्पायर में इंटरवीन करते रहते थे, दखल अंदाजी करते रहते थे, अपनी नोज पोक करते रहते थे। यहां से होती है इनकी दुश्मनी स्टार्ट। ब्रिटेन को समझ में आता है कि फ्रांस जो है वो ABC को इसलिए बनाना चाहता है ऑस्ट्रिया की गद्दी पर राजा या रानी,
ताकि उसको लाभ मिल सके। और फ्रांस को भी यही बात ब्रिटेन के बारे में समझ में आ रही थी कि वो XYZ को इसलिए बनाना चाहता है, कोई राजा या रानी या मोनार्क ऑस्ट्रिया की गद्दी पर, ताकि ऑस्ट्रिया के संबंध ब्रिटेन से अच्छे रहें, और फ्रांस चाह रहा था कि हमसे अच्छे रहें। मतलब ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा जिन जिन पर्सन को चुना जा रहा था, जैसे ही फ्रांस किसी का नाम बोलता था कि इसको बना दो, तो ब्रिटेन विरोध करता था उसका। ब्रिटेन कहता था ऑस्ट्रिया से हम तुमसे पूरे संबंध काट देंगे, और जब ब्रिटेन किसी को चुनता था तो फ्रांस कहता था हम पूरे संबंध काट देंगे। ऑस्ट्रिया की इसका मतलब इतनी भी नहीं चलती थी कि इन दोनों के इंटरवेंशन को रोक सके। लेकिन यहां पर ऑस्ट्रिया को अब हटाते हैं। यहां पर हमें साफ तरीके से देखने को मिल रहा है इस वॉर ऑफ सक्सेशन में ब्रिटेन और जो फ्रांस है वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और इस नफरत की जो गूंज है वो हमें भारत में सुनाई पड़ती है। कैसे? फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकलेगी कि नहीं निकलेगी। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन यूरोप का मुद्दा था, लेकिन इसके तहत जो ये दोनों दुश्मन जो दिख रहे थे कि दुश्मनी कर रहे हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, इनकी दुश्मनी की गूंज भारत में भी देखने को मिल रही थी। तो उसी का एक कंटेक्स्ट आता है बैटल ऑफ अदायर, या अदयार भी बोलते हैं लोग उसको, ठीक है, बैटल ऑफ अदयार 1746। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है, इसको इस वजह से याद करा जाता है कि दोनों कंट्रीज की जो फोर्सेस थी वो एक फोर्ट को कैप्चर करने में लगी हुई थी, सैनथोम का फोर्ट जो कि मद्रास के अंदर है। इसलिए बैटल ऑफ अदयार को बड़े नाम से बोल सकते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप लोगों के लिए हो सकता है नया हो। बैटल ऑफ अदयार, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, या फिर बैटल ऑफ सैनथोम। यहां पर कोई फुल स्टॉप नहीं है, गलती से इन्होंने लगा दिया। सैनथोम फोर्ट जो हमने पढ़ा था इसका बैटल ये लड़ा गया बिटवीन फ्रेंच फोर्सेस एंड फोर्सेस ऑफ अनवरुद्दीन। ये कर्नाटक का नवाब था। कर्नाटक वॉर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये कर्नाटक का नवाब था। अब जब फ्रेंच फोर्सेस जो हैं इस फोर्ट को कब्जा करने आई, जो कि अनवरुद्दीन की अध्यक्षता में था, ये वहीं पर था, इसकी फोर्सेस वहीं पर थी, फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी यहां पर कर्नाटक नवाबों की, ये सैनथोम का जो फोर्ट है। जब उसको पता लगा कि इस किले को कब्जा करने फ्रेंच फोर्सेस आ रही हैं, तो अब चॉइस क्या थी इसके पास? अनवरुद्दीन गया अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों ने यहां पर इसकी सहायता के लिए एक कैप्टन भेजा पूरी की पूरी फोर्सेस के साथ। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, या फिर बैटल ऑफ अदयार बोल लो, या फिर बैटल ऑफ सैनथोम बोल लो, उसमें जो इंग्लिश कैप्टन लड़ा अनवरुद्दीन की साइड से वो था कैप्टन पैराडाइज। सॉरी, ये जो फ्रेंच आर्मी की तरफ से जो लड़ रहा था वो था कैप्टन पैराडाइज। और फ्रेंच फोर्सेस इस टाइम पर मद्रास के अंदर इतनी हावी थी, कैप्टन पैराडाइज की वॉरियर स्किल्स इतनी ज्यादा थी तेज, कि उनका यह मकसद था हम कैसे भी करके ना इस अनवरुद्दीन को यहां से खदेड़ फेंकेंगे और सैनथोम के फोर्ट पर हम लोग कब्जा कर लेंगे। और इन्होंने जो इंडियन आर्मी थी, अब इंडियन आर्मी यहां पर बोला जा रहा है, ऑब्वियसली बातें इनको नहीं लिखना चाहिए, इंडियन आर्मी लोकल इंडियन रूलर की आर्मी जो है, आप ऐसा कह लो, जो कि काम कर रही थी, यानी कि जो अनवरुद्दीन था उसकी आर्मी को लीड करा जा रहा था महफूज खान के द्वारा। यानी कि दोनों कमांडर्स कौन है आमने सामने? एक जगह पर महफूज खान वर्सेस कैप्टन पैराडाइज। और कैप्टन पैराडाइज किसका नुमाइंदा? फ्रेंच फोर्सेस का। आई एम सॉरी, मैंने ब्रिटेन बोल दिया था, फ्रेंच फोर्सेस का। और ये ना एक्चुअली वहां पर एक नदी थी, रिवर अदायर या अदयार, कुछ भी बोल लो, उसके छोर पर ये बैटल लड़ा गया, इसलिए इसको बैटल ऑफ अदयार भी बोलते हैं। ये पहली ऐसी ओकेजन थी जब हमें एक वेल ट्रेन्ड और वेल इक्विप्ड यूरोपियन आर्मी की सुपरियरिटी देखने को मिलती है ओवर इंडियन आर्मी बियॉन्ड डाउट। यानी कि इस अभी तक की घटनाक्रम में आपको इस फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में कौन हावी होता हुआ दिख रहा है? अभी तक किसका पलड़ा भारी चल रहा है? नहीं, यूरोपियन फोर्सेस तो हर जगह है। फ्रेंच का, यूरोपियन मत लिख कर आना कभी भी, प्रॉपर बोला करो। हाँ क्या?
हाँ उससे भी पहले का। लेकिन ये ना कर्नाटक का एक्चुअली ये है कि देखो यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड की तो कोई बात ही नहीं थी, अगर ये पहले में ही कब्जा कर लेते। इसका मतलब ये है कि फ्रांस इतनी आसानी से कब्जा नहीं कर पाएगा यहां पर जितना वो सोच रहा है, क्योंकि उसकी मदद करने ब्रिटिशर्स होंगे। अब एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ एक्सला-शेपल। ट्रीटी ऑफ एक्सला-शेपल, ये वॉर एंड होता है बाय साइनिंग दिस ट्रीटी इन 1748, ट्रीटी ऑफ एक्सला-शेपल। और ये एक्सला-शेपल एक्चुअली ट्रीटी ना यहां पर ये लोकल फोर्सेस के साथ साइन नहीं होकर, दिस वाज अ ट्रीटी जिसका लिंक ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के साथ था, और इसके साथ ही ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो कोई भी घटनाक्रम चल रहा है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में यूरोप के अंदर, तो वहां के मोनार्क को, दोनों कंट्रीज के मोनार्क को यह भी पता है ना कि हमारे बंदे हिंदुस्तान में भी हम दोनों कंट्रीज के। तो ट्रीटीज की टर्म्स उन्होंने इस प्रकार से रखी कि देखो भाई साहब, जो हम लोगों ने कॉलोनी हिंदुस्तान में बना रखी है ना, वहां पर भी हमें सुनने को मिल रहा है कि तुम उस फोर्ट के ऊपर नजर जमा कर बैठे हुए हो जहां पर हमारे बंदे जाना चाह रहे हैं। तुम उसी जगह पर व्यापार करने का सोच रहे हो जहां पर हम व्यापार करने का सोच रहे हैं। हमारे बंदे वहां से प्रॉफिट हमें भेज नहीं पा रहे हैं यहां पर। तो चलो हम इस ट्रीटी में वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखते हैं जो कि हम दोनों के रिश्तों को, या फिर हमारे रिश्ते जो कि इंडियन राजाओं के साथ, या फिर हमारा व्यापार का जो प्रॉफिट जो आना चाहिए वो प्रभावित हो रहा है अगर किसी भी वे से, तो हम इस एक्सला-शेपल की ट्रीटी जो कि यूरोप में साइन हो रही है, लेकिन इसमें वो चीजें भी लिखेंगे जो कि हिंदुस्तान से कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित है। क्या ये वाली बात सबको समझ में आई? इसलिए इसका नाम ऐसा है। वरना आप एक बात बताओ, इन महफूज खान को और अनवरुद्दीन को कभी ये प्रोनाउंस करना भी आएगी ये ट्रीटी के, इसको बोले क्या जो हम साइन करने जा रहे हैं? ये यहां की है ही नहीं, ये यहां की है ही नहीं, एक्चुअली साइन ही नहीं हुई। यहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस में इसके हिंदुस्तान का जिक्र होता है। क्या होता है देखो, अंडर द टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी, मद्रास का जो ये फोर्ट था, और पूरा का पूरा मद्रास, इनफैक्ट सैनथोम का जो फोर्ट था, अदायर रिवर का पूरा पूरा हिस्सा जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था, इसको वापस इंग्लिश को दे दिया गया। और बदले में भाई साहब देखो, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कितने भूखे होंगे, ये ब्रिटेन कितना भूखा होगा। फ्रांस को बदले में इंडिया की कोई टेरिटरी ना देकर नॉर्थ अमेरिका की टेरिटरीज बांट दी। मतलब वर्ल्ड बांट रहे हैं, जैसे केक बांट रहे हो, टॉफी बांट रहे हो। हिंदुस्तान में वो कोना तू रख ले, तू अमेरिका चले जा, 2 कोने तू रख ले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी के परस्पेक्टिव से लीस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेट पीएससी के लिहाज से ये फैक्चुअल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट के साथ साथ एनालिसिस है। प्रॉपर मूवी की तरह, वेब सीरीज की तरह नहीं लग रहा है ये, कि वो टर्म्स, मतलब यूरोप में ट्रीटी साइन हो रही है शाइनी, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये एरिया तू रख ले और तू नॉर्थ अमेरिका में रख ले ये एरिया। आप बताओ कि मयूर क्या कह रहे थे? नहीं, महफूज खान जो है वो लीड कर रहा था ना, जो तो उसके साथ मिलकर कर रहा था, कोलिजन था इसका ब्रिटिश फोर्सेस के साथ। अब होगा पता है यहां पर क्या, अब ब्रिटेन सारा क्रेडिट ना अपने ऊपर ले जाएगा शाइनी। वो मयूर वो ये कहेंगे कि हमारी वजह से तो हम तुम्हें मद्रास वापस मिला है, अनवरुद्दीन से कहेंगे। और महफूज खान उधर करी तो क्या कर रहा था उधर, ये बैठ के ये चिकन लॉलीपॉप खा रहा था ये तो उधर बैठ के। अब जब एक बार बताओ, कोई अगर एहसान गिनवाने पे आ जाए तो फिर आप कहते हो ना कि बताओ आपको क्या चाहिए। अभी तक आपको पहले युद्ध में कौन किसका साथ देते हुए दिखा? कर्नाटक के नवाब का कौन साथ दे रहा है? फ्रेंच फोर्सेस के ब्रिटिश फोर्सेस? और पूरा का पूरा रागनी साथ देते देते जो फ्रेंच हावी होते हुए दिख रहे थे, लेकिन ट्रीटी ऑफ एक्सला-शेपल के बाद युद्ध का परिणाम अल्टीमेटली फर्स्ट कर्नाटक वॉर का निकला क्या? कौन जीत गया? नहीं जीता कोई भी नहीं। इट वॉज अ जीरो सम गेम, मतलब दोनों के लिए। लेकिन अब देखना इसकी एक टोन होती है, बोलने का तरीका होता है। रागनी, शाइनी, मयूर, सब लोग सुनो, बोलने का तरीका पता है इसका क्या होता है अनुज? कि यहां पर यूरोपियन पावर्स तो कोई नहीं जीती, लेकिन हिंदुस्तान के टर्म्स में कर्नाटक के नवाब को, अनवरुद्दीन को वापस मिल गई अपनी टेरिटरी खोई हुई।
क्योंकि आप इसको यहां पर ये नहीं बोल सकते ब्रिटिश जीते, क्योंकि 2 टेरिटरी उनको नॉर्थ इंडिया में भी तो देनी पड़ी उनको, कुछ कुछ टेरिटरी, मतलब फ्रेंच को। मद्रास अगर इन्होंने वापस कर दिया तो नॉर्थ अमेरिका में भी कुछ उन्होंने वापस कर दिया ब्रिटेन वालों ने, फ्रांस को। लेकिन हिंदुस्तान में किसके फेवर में आ गई ट्रीटी? इंडियन रूलर के, जिनका साथ कौन दे रहा था? तो इनडायरेक्टली, पेपर में ना लिखते हुए इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूं कि भारत में अभी पलड़ा किसका भारी हो गया है, फ्रेंच का कि ब्रिटिश का? अरे ब्रिटिश का, फ्रेंच का कैसे हो जाएगा यार? ये बात, ये देखो ना, मिल तो गया मद्रास वापस। क्या हो गया रागनी, मिल तो गया मद्रास वापस। जब फ्रेंच ने अपना लिया था ब्रिटेन को, ये ब्रिटिशर्स ने वापस दे तो दिया अनवरुद्दीन को। तो किसका पलड़ा भारी हुआ? ब्रिटिशर्स का। क्या ये समझ में आया? बंगालन टिपिकल तो नहीं लगा ये? पक्का? देख लो तुम्हारे रिलेशनशिप की स्टेटस की तरह है कॉम्प्लिकेटेड। सेकेंड कार्नेटिक वॉर, मेन कॉज जो इस वॉर का था वो था, पहला कार्नेटिक वॉर किसका सक्सेशन इशू था? कौन सी कंट्री का, कहां पर? ऑस्ट्रिया, यूरोप में। अब ये कार्नेटिक वॉर्स भाई साहब ऐसे चलते कि एक बार बताओ, मेरे घर में या किसी की भी टेरिटरी में या कहीं पर भी कौन किसका चुनाव करवाकर, क्या करवाकर, किसको राजगद्दी पर बिठाएगा, किसका राज्याभिषेक होगा, ये तो वो डिसाइड करेंगे ना। लेकिन सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो था इट वॉज अराउंड द इशू कार्नेटिक में, कार्नेटिक रीजन में और हैदराबाद में सक्सेशन के ऊपर ही इशू था, जैसे ऑस्ट्रियन सक्सेशन था। इट वॉज द इशू ऑफ सक्सेशन इन कार्नेटिक रीजन एंड हैदराबाद रीजन। अब देखो, कार्नेटिक का नवाब बनने के लिए 2 उम्मीदवार सामने थे। एक अनवरुद्दीन बनना चाहता था कार्नेटिक का नवाब, एक चंदा साहिब बनना चाहता था। और हैदराबाद में भी सेम कहानी थी, 2 लोगों के बीच में कंटेस्ट था, नसीर जंग बनना चाहता था और मुजफ्फर जंग बनना चाहता था। अब ध्यान से सुनना, मैं पहले ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं। कार्नेटिक के केस में, कार्नेटिक के केस में फ्रेंच फोर्सेस सपोर्ट कर रही थी, ब्लू वाला मतलब फ्रांस है, चंदा साहिब को। कार्नेटिक रीजन में फ्रेंच फोर्सेस क्या चाह रही थी कि चंदा साहिब नवाब बने और अपना पपेट नवाब बनाकर रखते उसको। और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग बने। मैं जनरली जब ये भूल जाता हूं तो रिवीजन के टाइम पर मैं क्या करता हूं कि जो फ्रेंच फोर्सेस थी ना, बस मुझे एक चीज याद आ जाती है, इसका एक जानने का तरीका है, वो सीएम को सपोर्ट कर रही थी, चीफ मिनिस्टर को। बस चंदा साहब, मुजफ्फर जंग, बस मेरा खेल खत्म। कि बाकी 2 जो भी ऑप्शंस होंगे उनको ब्रिटिश फोर्सेस सपोर्ट कर रही थी। हो गया इजी, हो गया। सीएम को मतलब चंदा साहिब सी से और एम से मतलब मुजफ्फर जंग। और जो ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे थे, इसको मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूं, अनवरुद्दीन खान को और नसीर जंग को। ओके। और ये दोनों कार्नेटिक रीजन और हैदराबाद रीजन सदर्न इंडिया के पास, इन दोनों में अपना अपना नवाब बिठवाकर ये पूरे के पूरे डेक्कन रीजन में अपना बोलबाला बनाना चाहते थे। लेकिन अब सवाल ये उठेगा कि देखते हैं किसका उम्मीदवार जीतेगा, किसका कैंडिडेट ये चुनाव जीतेगा, देखते हैं अब इस चीज को। तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर, पहले एक तो बात भूलना मत, 5 साल तक चलता है, 1749 से 54 तक। ओके। तो हुआ क्या, 1749 में एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ अंबूर, अंबर कह लो, अंबूर कह लो, मैं अंबूर बोलता हूं, बैटल ऑफ अंबूर। फाइनली जो लॉर्ड डुप्ले था, लॉर्ड डुप्ले कौन सी कंट्री से था, कौन सी फोर्सेस का साथ था? फ्रेंच। ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, इसका नाम है ना डुप्लेक्स।
इसको प्रोनाउंसिएशन में से एक्स साइलेंट होता है और आई भी साइलेंट होता है, तो डुप्ले बोलते हैं, डुप्लेक्स बोलो। प्रोनाउंसिएशन से अगेन मैं कहता हूँ कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, डुप्लेक्स। फाइनली डुप्ले, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग। अब आप ये कहोगे कि ये तीनों कैसे? देखो, चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग मैंने ब्लू से मार्क कर रखे हैं, वो सीएम है उम्मीदवार। और किसके? यहां पर देखो, फ्रेंच पावर। हो गए तीनों, हो गए तीनों। अब जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को उस टाइम पर जो लीड कर रहा था हिंदुस्तान में, वो था डुप्ले। ये तो हो गया गवर्नर, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। जो इसको बनाना है उम्मीदवार, चंदा साहब को इसको बनाना है कार्नेटिक में, आराम से समझो, कोई बात नहीं। और मुजफ्फर जंग को इसको बनाना है हैदराबाद में। इन तीनों ने मिलकर एक 3 एक्सेस अलायंस बना ली, ग्रैंड अलायंस बना ली। और कार्नेटिक का जो नवाब था ना, इससे पहले जो हम देख रहे थे, इसको अनवरुद्दीन, नवाब ऑफ कार्नेटिक। इन्होंने एक तो पहले इसको हरा दिया और बाद में इसे जान से मार दिया, अनवरुद्दीन खान को, जो नवाब था कर्नाटक का, 3 अगस्त 1749 को। और ये युद्ध का नाम था बैटल ऑफ अंबूर। इसका बेटा अपनी जान बचाते बचाते, बिल्कुल कहानी की तरह सुनो आराम से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका बेटा, अनवरुद्दीन खान का बेटा, बचाते बचाते अपनी जान, इसको इसका बेटा मत समझ जाना, ये तो इसका वॉर में एक कमांडर था, महफूज खान, ये बेटा नहीं है। अनवरुद्दीन खान का बेटा जो मार दिया गया है बैटल ऑफ अंबूर में, डोपले, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग की ग्रैंड अलायंस बनने के बाद, 3 एक्सेस अलायंस बनने के बाद, उसका नाम था मोहम्मद अली। ये अपनी जान बचाता बचाता भागते हुए त्रिचनोपोली में गया, साउथ में एक टेरिटरी में जाकर छुप गया। और अनवरुद्दीन खान के मरने के बाद और उसके बेटे के भागने के बाद, रागनी, कार्नेटिक में अभी कौन बैठा हुआ है? शाइनी। क्या कोई नवाब रहा अभी वहां का? कोई नवाब है अभी वहां का? चंदा साहिब अभी मैंने बोला नाम, अभी मैंने, यहां तक बताओ पहले स्टोरी। नहीं, खाली हो गया ना, मतलब बाप को मार डाला, बेटा भाग गया, तो कोई खानदानी वारिस बचा क्या बैठने के लिए? नहीं ना। लेकिन ये जो डुप्ले हरकत कर रहा है शाइनी, ऐसे नवाब बनवाने की अपने बंदों को, ये क्या पीसफुल सक्सेशन है या फिर ये हरामीपंथी कर रहा है? बताओ। ये पीसफुल तरीके से बनवा रहा है या फिर हरामी तरीके से बनवा रहा है? एग्रेसिव है ना। चंदा साहिब नवाब बन जाता है कर्नाटक का, यानी कि जो जिसको ये बनाना चाह रहे थे ना चंदा साहिब, ये बन जाता है नवाब। लेकिन ये कोई नॉर्मल तरीके से तो बना नहीं। चंदा साहब को पहले तो, अब कर्नाटक की गद्दी खाली करवाई है तो यहां का नवाब बनवा देते हैं इसको। ही बिकेम द नवाब ऑफ कर्नाटक। और ये खुशी खुशी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पौंडीचेरी के आसपास 80 गांव दे देता है। कहता मैं बेहद खुश हुआ, 80 गांव आपके, जो भी रेवेन्यू यहां से आएगा वो आपका, मुझे तो सिर्फ एक टाइटल चाहिए था, नवाब बनना था। इसके बाद अब ये बाबू सोना रोना गाना शुरू कर देता मुजफ्फर जंग, यार उसको तो बनवा दिया, मुझे तो बनवाया नहीं, गलत बात, कट्टा कट्टी, अब मैं बात नहीं करूंगा आपसे। तो उसको बोलते हैं रुक जा, क्यों लॉलीपॉप चूस रहा है, अभी तेरे को हम पावर चुसवाते हैं, रुक। डेक्कन के अंदर उसके बाद फ्रेंच फोर्सेस ने हैदराबाद का निजाम था नसीर जंग, इसको भी जान से मरवा दिया, जैसा इन्होंने अनवरुद्दीन के साथ करा था बिल्कुल।
और डुप्ले की अध्यक्षता में इन तीनों ने मिलकर नसीर जंग को मार दिया। और अब रैगॉन क्या था बनने के लिए, चंदा साहब तो जाके कर्नाटक में बैठ गया था। अब मुजफ्फर मुजफ्फर जंग बचा था। मुजफ्फर जंग को निज़ाम बनवा दिया हैदराबाद का। आपको पता ना ये चीज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस से कि हमेशा हैदराबाद में कभी भी रूलर नवाब ववाब टर्म नहीं बोली जाती, हमेशा वो लोग निज़ामी टाइटल बोलते हैं, है ना। ये निज़ाम बन गया। तो मुझे एक बात बताओ, ये ऊपर जो लड़ाइयाँ चल रही थी उम्मीदवार बनाने की दोनों लड़ाइयों में कर्नाटक और हैदराबाद में सक्सेसफुली कौन अपने बंदों को टिका पाया? फ्रेंच। लेकिन कहानी अभी बाकी है। इस पूरे सीन में क्या नजर नहीं आ रहा तुम्हें, कौन गायब है? ब्रिटिशर्स। और जैसे कि चंदा साहेब बहुत ओवर एक्साइटेड में 80 गांव और उसका रेवेन्यू बांट गया था फ्रेंच फोर्सेस को, सेम मुजफ्फर जंग भी बहुत ज्यादा रिवॉर्ड देता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को और डुप्ले वगैरह को। इसने खुशी खुशी में कि डुप्ले भाई साहब आप तो श्री कृष्ण हो हमारे लिए, डुप्ले को गवर्नर बनवा देता है सारी टेरिटरीज का इन द साउथ ऑफ रिवर कृष्णा। इसलिए मैंने बोला कि आप हमारे लिए कृष्ण हो। ये याद रह जाएंगी ऐसी चीजें कि आपकी अध्यक्षता के अंदर मैं आपका अर्जुन, आप मेरे कृष्ण। लेकिन रावण को कृष्ण बोलने से कोई वो कृष्ण थोड़ी ना हो जाएगा। मुजफ्फर जंग भाई साहब शराब शवाब लड़कियां, शकीरा में शकीरा नचवाता था। कोई किसी पे ध्यान नहीं देना। जितना रेवेन्यू है डुप्ले भाई साहब मिल बांट के खाते थे। और ये कृष्णा रिवर में भी गए तो भाई वहां नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नदियों में शैंपियन वाइन उड़ रही है। जनता इतनी त्रस्त आ गई हैदराबाद की कि जनता ने मुजफ्फर जंग को एक दिन रोड पे पकड़ लिया था और मार डाला। अब जनता यहां पर कहने का एक मैं मजाक मतलब ऐसे बता रहा हूं, मतलब इसके खुद के लोग जो थे, इसके एक जो पूरे के पूरे जो सैनिक बल था या कुछ भी जो लोग था, खुद के लोगों ने, हैदराबाद के बंदों ने और इसके खुद की फोर्सेस ने इसका मर्डर कर दिया कि हरामजादे 6 महीने हो गए ना सैलरी मिल रही है, ना पानी आ रहा है घरों में, ना अनाज आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। ऐसा कैसा नवाब, ऐसा कैसा निज़ाम है? तो 1751 में इसको खुद मार डाला। और उस टाइम पर डुप्ले के बाद जो यहां पर गवर्नर होता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से, वो होता है बसी। ठीक है। मुजफ्फर जंग वॉज असैसिनेटेड। मुजफ्फर जंग वॉज असैसिनेटेड बाय जोन पीपल। इसके बाद कौन बनता है यहां पर? नसीर जंग का भाई। नसीर जंग का जो भाई होता है ना, जिसको मारा था इन लोगों ने, इसको यहां पर जिसका मर्डर करा था, उसका भाई को, सलाबत जंग को, ये हैदराबाद का निजाम बनवा देते हैं। ही वॉज रेस्ड टू द थ्रोन बाय बसी। समझ में आ गई ना ये कहानी? समझ में आया? मुजफ्फर जंग को किसी ने नहीं मारा, खुद उसके लोगों ने ही मारा। और जो इससे पहले जो यहां पर निजाम था हैदराबाद का, जिसको इन तीनों ने मिलकर, डुप्ले, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग ने जिसका मर्डर करा था, उसका सगा भाई सलाबत जंग, ये गद्दी पर रेस करा जाता है बाय बसी कि तू बन हैदराबाद का निजाम। अगेन सलाबत जंग खुश। बस वो अपने एरिया में, अपने रीजन में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर पूरी की पूरी जो नॉर्दर्न सरकार हैं, जो रीजन है, वो पूरा फ्रेंच के हवाले कर देता है। और डुप्ले की पावर इस टाइम पर, उसका नाम, उसकी शोहरत इस टाइम पर आसमान की ऊंचाई को छू रही थी। इट वॉज ऑन क्लाउड टाइम। जेनिथ का मतलब होता है एपेक्स पॉइंट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आप सबको? बताओ। पक्का इंटरेस्टिंग है? थोड़ा सा कहानी की तरह लग रहा है, पिक्चर की तरह? नहीं, ये ऐसा नहीं कह सकता जितने भी जंग थे भाई थे, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये कोई बात हुई ना कि
अब मैं और अमित दुबे कोई भाई थोड़ी ना है कि जितने भी दुबे हैं सब भाई हैं। क्या बोल रहे हो भाई, और कुछ भी भांग खाई है। तो बताओ ये चीज़ समझ में आ गई आपको? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। सस्पेंस को बरकरार रखो, मिटाएंगे आपकी सस्पेंस की भूख को अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।